ओके क्लास, अब तक हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं चैप्टर 1 के, और आज हम इसके जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं उनको फिनिश करेंगे। वी विल कवर 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन आंसर। ठीक है, एमसीक्यूज रहेंगे आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। लेट्स स्टार्ट। यू नो द नेम ऑफ द चैप्टर ईंटें, मनके और अस्थियां। ये यहाँ पर कुछ पिक्स हैं। ये जो आपको पिक नजर आ रही है आपकी स्क्रीन पर, ये एक घर का नक्शा है। ये आप देख सकते हैं कि उस समय लोगों ने किस तरह से प्लानिंग करके जो आपका जो ये मैप था उस तरह से प्लान किया था और घरों को बनाया था। हड़प्पा निवासी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। वो अपने जो घरों को बनाते थे बहुत ही ढंग से उन्होंने बनाया था। ये सभी आप इनके रूम्स देख सकते हो। इनकी नींव जो है ये दिखाई दे रही है कि किस तरह से उन्होंने रूम्स को बनाया हुआ है। ठीक है, ये एक नमूना है जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है, खुदाई से नींव जो मिली है उसके आधार पर उन्होंने फिर नक्शे को तैयार किया कि उन्होंने इस तरह से घरों को बनाया होगा। ये बच्चों एक कबर है, जो कबर खुदाई से मिली है। हमने क्वेश्चंस पढ़े थे सवा दानों के बारे में कि वो लोग किस किस तरह से बॉडीज को जो दफनाते थे, जलाते थे, है ना, या फिर वो पशु पक्षियों को डाल देते थे। वो 3 प्रकार से अपना जो अंतिम संस्कार थे वो करते थे। फिर लास्ट में उन्होंने मेनली उनको दबाना और जलाना सीख लिया था। तो ये जो कब्र है ये मिली है, इस कब्र में एक कंकाल मिला है और इसके आसपास जो बच्चों आप चीजें देख रहे हो इसके साथ ही दफनाई गई थी। तो इनसे उनके सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का चीजों को देखकर ही पता लगाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि ये लोग किस स्तर के रहे होंगे, समाज में इनका स्तर क्या रहा होगा, ये अमीर थे या फिर गरीब थे। ठीक है, तो कुछ कुछ पिक्चर्स थी जो आपको मैं दिखाना चाहती थी। और बच्चों ये एक और जगह है, ये पाकिस्तान में। ठीक है, ये पाकिस्तान से ली गई है पिक्चर्स। वहां की जो एरियाज में हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड प्लेसेस मिले हैं उनकी खुदाई हुई और वहां से ये पिक्स उन्होंने कैप्चर की। तो ये देखो आप, इसमें किस तरह से उन्होंने जल की निकासी के लिए जो नालियां हैं वो बना रखी हैं, है ना। ये नालियां सारी इन्होंने जो पानी है उसको निकालने के लिए बना रखे। ये देखो कुआं भी है एक। इनका जो घर का ये आंगन है, ये एक तरह से ना बच्चों ये आंगन है घर का, जिसको हम अपना यूज करते हैं। अपने घरों में भी होता है ना आंगन, तो उनके हर एक घर में कुआं पाया गया है। इस कुएं का यूज वो पानी के लिए करते होंगे, नहाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, यहाँ से वो पानी अपना यूज करते होंगे। इधर ये रूम्स की जो है ईंटें दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से उन्होंने ईंटें भी बनाना शुरू कर दिया था और पक्के घर वो बनाते थे। और इसी प्रकार से जो नालियां थी वो भी सुव्यवस्थित ढंग से बनाई गई थी। इसलिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि उनकी जो निकासी प्रणाली थी, जल निकासी प्रणाली थी, वो उत्तम प्रकार की थी। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है जी, आगे आपके क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये 2 मार्क्स के रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मुख्य अनाजों को लिखें। हम इनके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी जो 2 मार्क्स में भी उन्हीं में से जो हमने लॉन्ग क्वेश्चंस किए ना उन्हीं में से बने हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके। तो आपने ध्यान से इनको सुनना है और एक बार सुनोगे आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी, आपको ये याद रहेंगे। जब भी कोई आपसे पूछेगा भी हाँ भाई बताओ कौन कौन से अनाज का यूज करते थे, वो आपको ध्यान रहेंगे। तो कौन कौन से अनाज थे जो पूरा स्थलों से हमें उनके अवशेष मिले हैं? गेहूं था, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, राई और मटर। ये सारे अनाज के जो दाने हैं ये खुदाई से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त बाजरे और चावल के भी अंश हमें प्राप्त हुए। तो आपको बच्चों याद हो जाना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें थी। बच्चे स्पीकर ऑफ कर लो अपना क्योंकि साउंड आ रही है। ठीक है, तो ये जो थे चीजें, अनाज वो लोग अपने खेतों में उगाते थे, इनकी वो खेती करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी लोगों के जीवन के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त होती है? अब देखो हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं उनके बारे में, तो उन सब चीजों की जानकारी कैसे हमें मिली है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कि मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि खुदाई से हमें ये चीजें प्राप्त हुई हैं। जो खुदाई करने के बाद भवनों के अवशेष मिले हैं, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाया आज।
तो मृद भांड मिले हैं, मिट्टी से बने हुए बर्तन, वो देखो कब्र में पड़े हुए थे वो, है ना, वैसे बर्तन वो मिट्टी से बनाते थे, उनको पका लेते थे। वो कुछ बर्तन थे जो तांबे या कांसे या रागी को मिश्रण करके कांसे से बनाए जाते थे। तो सार्वजनिक भवन मिले हैं, आभूषण, औजार, मोहरे, कृषि के उत्पाद, शिल्प उत्पादों से हमें हड़प्पा लोगों के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये सब चीजें थी जिनसे हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। उसी से हमें पता चलता है कि वो लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कैसी उनकी जीवन प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पा संस्कृति के लोग किन किन जानवरों से परिचित थे? इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ एक घोड़ा था जिसके विषय में वो नहीं जानते थे। अगर आपको 1 मार्क्स में एक ये क्वेश्चन आता है तो वो आप उसका आंसर लिखोगे कि वो घोड़े से अपरिचित थे, घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। और एक ऐसी धातु थी जिसके बारे में वो नहीं जानते थे, वो धातु कौन सी थी? लोहा। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का कृषि के बाद दूसरा मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। उनके द्वारा भेड़, बकरी, गाय, बैल, सुअर, कुत्ते आदि को पाला जाता था। पशुपालन का उद्देश्य भोजन होना, दूध उत्पादन करना, मांस प्राप्त करना था। ये तो हम सबको नॉन है कि हम पशु क्यों पालते हैं, है ना। पशु क्यों पालते हैं? ताकि वो भोजन हो सके, दूध उत्पादन कर सके और हम उनका मांस प्राप्त कर सके। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है? इट इज अ मेन क्वेश्चन। जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको एक पॉइंट रीड करवाया था। सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। मीन्स जब हमें कोई एक ऐसा समूह मिलता है जो एक विशिष्ट शैली में रह रहा होता है, उसका विशेष खान पान, विशेष उसका रहन सहन होता है और एक भौगोलिक खंड पे वो रह रहा होता है, इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो वो एक संस्कृति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तब हम उसको क्या बोलते हैं? संस्कृति। तो ऐसे जो हड़प्पा सभ्यता थी वहां पर भी ये विशेषता देखने को मिली। उनके रहन सहन, खाने पीने के बारे में एक विशेष शैली का हमें पता चला, उनकी नगर नियोजन प्रणाली का पता चला, निकासी प्रणाली का, उनके एक विशेष प्रकार का था, ये सब कुछ प्लैंड था सब कुछ। तो इसी प्रकार से ये विशेषता ही उसको संस्कृति में कन्वर्ट करती है, इसलिए हम उसको हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। और मेनली जो इसका जो नगर था, सबसे पहले जो बच्चों खोदा गया था वो 1921 में हड़प्पा ही था जो खोदा गया था। उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी और इसकी खुदाई का जो कार्य था सबसे पहले जॉन मार्शल ने करवाया था। हड़प्पा काल में मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था? इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। देखो वही क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ ये है कि इनका नंबर का जो स्टैंडर्ड है वो बदल गया है, छोटे क्वेश्चंस बन गए हैं ये। शव को गर्त में दबाते थे, ठीक है, पेड़ के भूमि में दबाते थे, जला भी देते थे या फिर वो जंगली पशु पक्षियों को खाने के लिए खुले में छोड़ देते थे। बाद में उन्होंने ये जो प्रक्रिया थी खुले में छोड़ने वाली, ये बंद कर दी थी। कहीं कहीं ये भी लिखा मिलता है कि वे लोग शवों को नदी में बहा देते थे। ठीक है, तो ये चीजें सब बंद हो गई थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि जो शव था उसको गर्त में दबाना, खड्डों में दबाना शुरू कर दिया था या फिर वो जला देते थे। उन्हें ये दो फेमस थे, बाद में ज्यादातर दबाते ही थे वो, ये उन्होंने बाद में बंद कर दिया था। हड़प्पा कालीन कृषि की सिंचाई कैसे होती थी? हमने पढ़ा लास्ट क्लास में इसके बारे में भी। जो अफगानिस्तान है, देखो जो मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता पूरे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, है ना, ये इंडिया का जो इलाका है इन सब में वो फैली हुई थी। तो अफगानिस्तान का एक प्लेस है शोरतुगई, इसको ध्यान से याद कर लेना है, बार बार इसका नाम आता है। नामक हड़प्पा स्थल से नगरों के कुछ अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त कुओं तथा हड़प्पा के खेतों, कुओं तथा हलों से, ये हल आएगा बच्चे यहाँ पे, ठीक है, आगे हल कर लेना। कुओं तथा हलों से हड़प्पा के खेतों को सींचा जाता था। धोलावीरा में भी हमें इसी प्रकार के जलाशय प्राप्त हुए हैं। सॉरी, कुओं और नहरों कर लेना है, फिर नहरों, ठीक है, सिंचाई के बारे में पूछा है तो हम यहाँ नहरें लिखेंगे। इसके तहत कुएं और नहरों से क्या किया जाता था? पानी प्राप्त किया जाता था। और इसके अलावा जो धोलावीरा है गुजरात में, वहां पर भी बहुत बड़े बड़े तालाब मिले हैं। आजकल भी अपने गाँव में हम देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े तालाब होते हैं। चलो वो गाँव का पानी निकालने के लिए होते हैं, लेकिन वो खेतों के पास अगर बनाए हुए आपको दिखाई देते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि वो खेतों की उससे सिंचाई की जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम क्यों दिया गया है?
तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसके सबसे पूरा स्थल जो खोजा खोजा गया था वो स्थान कौन सा था? हड़प्पा था। इसके आधार पर इसे हड़प्पा नाम दिया गया, ठीक है। परंतु इसे सिंधु घाटी की सभ्यता अधिक माना जाता है। क्यों माना जाता है? ये भी आपको बताया था मैंने कि जो इसके स्थान थे वो कहाँ पनपे थे? सिंधु नदी के आसपास, उसके तटों पर लोगों ने बसना शुरू किया था। नदी थी, नदी से वो आना जाना ढंग से कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे और अपनी खेतों की सिंचाई कर सकते थे। तो इसलिए इस जो सिंधु घाटी के आसपास सिंधु घाटी की सभ्यता इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो फलना फूलना था, इसका जो उद्भव था, प्रादुर्भाव था, वो कहाँ हुआ था? सिंधु नदी के आसपास। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? सिंधु घाटी की सभ्यता। बच्चों, इसको एक और नाम दिया जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये लोग कांसे का प्रयोग करने लग गए थे, इसलिए इसको कांसे युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है और कांसे युगीन सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। हड़प्पा के अवशेषों के अनजाने में किस प्रकार नुकसान पहुंचा है? देखो, जब स्टार्टिंग में ये स्थान हमें मिलने शुरू हुए थे तो बच्चों लाहौर से, जो लाहौर है ना पाकिस्तान में, और मुल्तान, वहां पर एक अंग्रेज ना वो क्या कर रहे थे, पटरी बिछा रहे थे रेल की, ठीक है। तो उन्हें उस टाइम उस पटरी को बिछाने के लिए बहुत सारे ईंटों की जरूरत थी। तो किसी एक मजदूर ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे ईंटें हैं, तो उसने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे ईंटों का ढेर लगा पड़ा है। तो उन्होंने वहां से खुदाई करनी शुरू कर दी और बहुत सी ईंटें वो उखाड़ कर ले गए और रेल पटरी में यूज कर लिया। लेकिन जब बाद में लोगों को पता लगा कि ये तो कुछ अजीब से प्रकार के ईंटें हैं और बहुत पुरानी लगती हैं, ये आई कहाँ से, तब लोगों ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उसको खोजबीन की, उसको उत्खनन किया, उसका खुदाई की, तब वो एक पूरा बहुत बड़ी सभ्यता निकल कर सामने आई थी, ठीक है। तो जो वो उन्होंने उठा ली थी ना वो ईंटें, ठीक है, और उसके कारण वो क्या हुआ था, काफी उसको नुकसान पहुंच गया था, काफी उसकी जो आकृतियां थी वो नष्ट हो गई थी। कुछ तो वैसे ही वो सभ्यता कई बार उजड़ी, बसी, नष्ट हुई, है ना, पढ़ा था हमने लास्ट उसमें। तो कुछ लोगों ने वो चुरा ली और कुछ वो पटरी बनाने के लिए यूज कर ली। इस प्रकार जो प्राचीन स्थल की कई प्राचीन वस्तुएं थी वो नष्ट हो गई। सिंधु घाटी की सभ्यता भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली वही क्वेश्चंस लिए हैं मैंने जो लास्ट के पेपर्स में आपके रिपीट हो चुके हैं और दोबारा भी आते रहते हैं। तो ये जो सभ्यता है वो माप तोल कैसे करते थे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थलों से माप तोल के जो प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं उनसे यह संकेत मिलता है कि ये माप तोल प्रणाली काफी शुद्ध तथा सूक्ष्म थी। इनके बहुत, बाकी चीजों में दिमाग था उनका, तो इसके लिए वो दिमाग का यूज करते थे। बहुत अच्छी वो थी टेक्निक इनकी, माप तोल की। बाटों का मानदंड 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64 के अनुपात में था। ये चर्ट पत्थर के बने हुए थे। एक पत्थर होता है बच्चों, उसका नाम है चर्ट, जैसे संगमरमर होता है ना, मार्बल जिसको हम बोलते हैं, ऐसे एक और पत्थर होता है उसका नाम चर्ट होता है। तो उस चर्ट नामक पत्थर से इन्होंने ये वो बाट बनाए हुए थे। वो बाट होते हैं ना आजकल हमारे भी 1 किलो 2 किलो के, है ना, तो ऐसे उन्होंने बाट बनाए हुए थे। प्राय ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इनका कैसा होता था, शेप कैसी होती थी इनकी? घनाकार होती थी। तराजू के पलड़ों का प्रयोग किया जाता था। देखो, तराजू यूज की जाती थी, एक साइड जो है उसमें सामान तोलते थे। आजकल तो डिजिटल आ गए हैं, है ना, तो उस समय तो तराजू होती थी, अगर आप लोगों ने देखी हो, तकड़ी जिसको बोलते हैं। आभूषण भी मूल्यवान पदार्थों को तोलने के लिए सूक्ष्म बाटों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि बहुत महंगे होते थे। और आजकल भी अगर हम देखें तो सोना जो है बिल्कुल छोटे से शेप में हमें नजर आता है, लेकिन महंगा बहुत होता है। ऐसे ही उन्होंने छोटे छोटे बाट बनाए हुए थे इन आभूषणों मूल्यवान पदार्थों को तोलने के लिए, ठीक है। तो अपनी इनका बाटों का जो ये है ना अनुपात, ही ध्यान में रखना है। हड़प्पा सभ्यता में शहरों का विभाजन किस प्रकार किया गया था? हमने पढ़ा था इसके बारे में। हड़प्पा शहरों को दुर्ग तथा निचला शहर नामक 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। दुर्गों को जहां ऊंचाई पर बनाया गया था, वहीं निचला शहर इनसे अलग था। दुर्ग तथा निचला शहर दोनों ही दीवारों से घिरे हुए थे। जो दुर्ग था उसमें किला था, वहां पर शासक लोग रहते थे। और जो निचला शहर था बच्चों, उसमें कौन लोग रहते थे? आम जनसाधारण, व्यापारी, किसान, कारीगर लोग रहते थे। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? इसकी खोज किसने की? देखो, 19 में भी आया है ये क्वेश्चन, 17 में, 15 में भी, उससे पहले भी पता नहीं कितनी बार ये रिपीट हुआ होगा। तो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला, क्योंकि जब इसकी खुदाई हुई थी तो वहां से बहुत सारे नर कंकाल मिले थे।
इसी से उन्होंने फिर इसका नाम क्या रख दिया था, मोहनजोदड़ो या फिर मोयांदा टीला भी इसका आ जाता है क्वेश्चन में कि मोयांदा टीला जो है उसको उसका क्या अर्थ है। यह शहर वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है। बच्चों आपने ध्यान रखना है जो हड़प्पा नगर है वो रावी नदी के किनारे पर है और जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर है, सिंधु नदी के तट पर। ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं। इसके जो प्रमाण मिले हैं ऐसे लगता है कि ये 7 बार उजड़ा और बसा होगा। ये गांव जो भी इसकी खुदाई हुई है उससे हमें ऐसा लगता है कि इसकी 7 जो लेयर्स हैं वो मिली हैं, उससे पता चलता है कि 7 बार उजड़ा होगा, 7 बार ही बसा होगा। किन संकेतों से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन बस्तियां नियोजन पद्धतियों से बनाई गई थी। कैसे पता चलता है हमें कि वो एक प्लैंड नगर से, तो भवन बनाने से पहले चबूतरा बनाया जाता था, उसके बाद उसके साथ गली तथा नाली के लिए निर्धारित वो था खड़ा बनाया जाता था। भवन निर्माण का कार्य एक निश्चित क्षेत्र में होता था तथा इससे अधिकतर पक्की ईंटें ही इसमें यूज की जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले वस्तुओं का नियोजन होता था। ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले प्लानिंग, नियोजन मीन्स प्लानिंग करते थे वो, उसके बाद भी वो गलियां नाली और अपने घरों की आंगन वगैरह सब बनाते थे, जैसा कि आपने यहाँ पिक्चर में देखा। हड़प्पा संस्कृति के शवाधानों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कैसे थे उसके शवाधान, इनको अधिकतर गर्तों में दफनाया जाता था। ठीक है, शव को उत्तर से, ये 1 नंबर में बच्चों ये आता है आपका 1 नंबर में के शवों को किस तरह से दफनाया जाता था। इनको उत्तर से दक्षिणी में लिटाया जाता था, इनके सिर इनका उत्तर की तरफ होता था और पैर दक्षिण की तरफ। शव के साथ जरूरत का कुछ सामान भी रखा जाता था। हड़प्पा लिपि की जो मिली है हड़प्पा लिपि, हमें उसकी क्या विशेषताएं थी। देखो आजकल हम जो लैंग्वेज पढ़ते हैं, जैसे पंजाबी पढ़ते हैं तो गुरमुखी यूज करते हैं, है ना। हिंदी की देवनागरी है और इंग्लिश की रोमन है, ऐसे ही अलग अलग सभी भाषाओं की लिपि है। तो जो हड़प्पा लिपि मिली है बच्चों, उसकी क्या विशेषता थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो सबसे पहले आपने यही लिख देना है कि ये रहस्यमयी है, इसको पढ़ा ही नहीं जा सका अभी तक। ये चित्रात्मक है और दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। ये भी आपने ध्यान रखना है कि दाएं से बाएं। ठीक है, हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। विशाल स्नानागार क्यों विशेष है। ये एक बहुत ही बड़ा नहाने का घर है जो मिला है हमें, बाथरूम है, इसके चारों ओर एक गलियारा है, यानी कि बरामदा बना हुआ है। तल तक जाने के लिए इसकी सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां बनी हुई हैं और इसमें जो पानी भरने के लिए भी व्यवस्था की गई है। कुएं से इसमें पानी भरा जाता था। इसके पास एक बहुत बड़ा कुआं भी मिला है। कपड़े बदलने के लिए इसके साथ कमरे बनाए गए थे, इसमें लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए थे नहाने के लिए। जिसके जैसे आजकल आप गुरुद्वारा साहिब में जाते हो तो वहां देखते हो कि अलग अलग से पार्ट बने होते हैं, है ना। तो जो इसका रिसाव होने के लिए इसमें पानी का रिसाव ना हो, बाहर दीवारों से ये पानी ना निकले, तो वहां पर क्या प्रयोग किया जाता था, जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पाई लोग रोजमर्रा की जिंदगी में किन वस्तुओं का प्रयोग मुख्य रूप से करते थे। रोजमर्रा यानी कि जो डेली यूजेस की चीजें थी वो किन चीजों का वो यूज करते थे। वो ज्यादातर मिट्टी की बनी होती थी, ठीक है, या फिर तांबे की बनी होती थी, धातु की बनी होती थी। इन्हें आसानी से या सामान्य पदार्थों से बनाया जा सकता था, जैसे सुइयां और झामा। ठीक है, जैसे सुई थी वो इन्होंने मेटल से बनानी शुरू कर दी थी और झामा मिट्टी को पकाकर बनाया जाता था। झामा क्या होता है, जिससे हम पैर साफ करते हैं ना, हमारे बाथरूम्स में होता है, उसे झामा बोलते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। हड़प्पा सड़कों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो हड़प्पा की सड़कें थी वो भी कई बार रिपीट कर चुकी हूँ मैं आपको कि वो सड़कें एक दूसरे को कैसे समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री का कोण बनाती थी और इस तरह से होती थी बच्चों कि जब हवा चलती थी ना तो ये सड़कें अपने आप साफ हो जाती थी। सड़कें पक्की ना होने पर भी साफ सुथरी थी। सड़कों की चौड़ाई इतनी थी कि इन पर आसानी से 3 से 4 बैलगाड़ियां आसानी से निकल सकती थी। देखो कितनी लंबी चौड़ी चौड़ी, और आजकल देख लो शहरों में क्या हाल है ना। कितना बुरा हाल है। अगर थोड़ी बहुत सड़कों पे जगह होती है तो वहां पे क्या होता है, पार्किंग हो जाती है, निकलने के लिए जगह नहीं मिलती, भीड़ भड़क्का हो जाता है। तो उसमें देखो लोगों ने कितनी प्लानिंग के साथ नगर बसाए थे। बहुत सारी चौड़ी चौड़ी थी उनकी सड़कें, ताकि 4 बैलगाड़ियां आप खड़ी करके देख लो कितना स्पेस मिलेगा उनको जाने के लिए एक साथ। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा नाम देना क्या उचित है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ, इसको ये नाम देना ठीक है, क्योंकि जो नहीं सॉरी, इसमें तो इन्होंने लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश जो विस्तार है सिंधु नदी या नदी, सॉरी क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन इन्होंने दिया सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम देना उचित है।
पहले हमने ये पढ़ा था कि हड़प्पा को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा गया है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे, वो ये बोल रहे हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता से क्या हड़प्पा सभ्यता हम कह सकते हैं। तो ये इन्होंने पूछा है क्वेश्चन। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम देना उचित नहीं है, क्योंकि जो नगर मिला है वो तो एक ही नगर मिला है, इसके तो बाकी नगरों के नाम अलग अलग है। कोई मोहनजोदड़ो है, बनावली, मिठातल, है ना, कालीबंगन, धोलावीरा, तो उनके नाम पर भी तो इसका फिर नाम रख सकते थे हम। नहीं, इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहना ज्यादा उचित है, क्योंकि ये कहाँ मिली है, पूरी सिंधु घाटी नदी के किनारे ये बसी हुई थी पूरी सभ्यता। तो एक नगर के नाम पर इसका नाम रखना उचित नहीं है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन। और अब आपको कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, जितने भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको या आएंगे नहीं क्वेश्चन। अगर मैं आपका आज टेस्ट ले लूं इन्हीं क्वेश्चन पे रिलेटेड, तो आप बिना पढ़े, मुझे लगता है, आई होप आप लिख दोगे इनको। ये कुछ 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। आपने इनका देखना है क्वेश्चंस को, बाद में मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट भेज दूंगी, आपने अपने आप खुद करना है। अभी क्लास में मैं आपको ये आंसर विद आंसर्स करवाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ था? ये हमने कर लिया है बच्चों, सिंधु नदी के तट पर। वही क्वेश्चन आएंगे, ये 1 मार्क्स वाले हो गए हैं बस। पहले 10 मार्क्स वाले, सॉरी 6 मार्क्स वाले थे, फिर 2 वाले, फिर 1 वाले। हड़प्पा की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जॉन मार्शल था। सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी? ये किसके समकालीन नहीं थी? चीन की सभ्यता के। देखो उस टाइम +1 में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, सॉरी मेसोपोटामिया की सभ्यता, +1 में पढ़ा ना हमने, तो उस टाइम इनका व्यापार होता था सिंधु घाटी की सभ्यता से। यानी कि ये तो उस समय थी, मिस्र की सभ्यता भी थी, क्रीट की सभ्यता भी थी, सिर्फ चीन की सभ्यता नहीं थी। ये है ही नहीं चीन की सभ्यता कुछ। सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवता की पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा भी करते थे, इसको मातर देवी बोला गया है, पीपल के पेड़ की भी और शिव की भी पूजा करते थे, यानी कि उपरोक्त सभी की करते थे। आंसर इज डी। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी? ये क्वेश्चन देखो, उसमें नहीं थी और इसमें कौन सी थी। तो इसमें कौन सी थी बच्चों? मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना। अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। मृतकों का शहर किसे कहा गया है? वेरी इजी, मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद ने दी थी? किसने दी थी? R.D. बनर्जी ने। और जो दयाराम साहनी था, इसने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। और जो ये R.D. बनर्जी था, इसने 1922 में की थी मोहनजोदड़ो की खोज। आपने डेट्स भी याद रखनी है, क्योंकि ये आ जाते हैं क्वेश्चंस, डेट भी आ जाती है इनकी। R.D. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो और दयाराम साहनी ने हड़प्पा 1921 में, और इसने मोहनजोदड़ो 1922 में, R.D. बनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? हाँ जी, कहाँ से प्राप्त करते थे? खेतड़ी, राजस्थान से। ठीक है, अपने ध्यान रखना है, ऑप्शन इज डी। कांसे की नर्तकी, देखो हमें पता है कि वो कांसे का यूज करने लग गए थे, तो कांसे की एक नर्तकी की, डांसिंग गर्ल की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। वो ऐसे खड़ी है जैसे वो डांस कर रही हो, ऐसी मूर्ति है वो। ठीक है, इसलिए नर्तकी की मूर्ति इसको बोला गया। तो वो बच्चों कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। वर्तमान में मोहनजोदड़ो किस देश में है? हमने बहुत बार कर लिया। किस देश में है ये? पाकिस्तान में। शोरतोगई नामक स्थान किस देश में है? अफगानिस्तान में। गुजरात के किस स्थान पर जलाशय मिले हैं? किस स्थान पर मिले हैं? धोलावीरा में मिले हैं, है ना। हमने आज भी पढ़ा था इसके बारे में कि सिंचाई करते थे धोलावीरा में, इसके वो मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं हमें। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत का निशान कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। ये भी प्लेसेस आपने ध्यान रखने हैं। हड़प्पाई निवासी निम्नलिखित में से किस पशु के बारे में नहीं जानते थे? ये मैं नहीं बताऊंगी, अपने आप करना है आपने। कोई आंसर दे सकता है वैसे इसका? बताओ। बहुत बार, हाँ, घोड़ा, वेरी गुड। कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? अभी डिस्कस किया हमने। किसमें है? राजस्थान में। वेरी गुड, आपने ध्यान रखना है। ये हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? ये भी बोलो कि किससे अनभिज्ञ थे? किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? हाँ, लोहे के बारे में। वेरी गुड। बनावली किस राज्य में है? किस राज्य में है बनावली? बताओ जरा मुझे। ये हमारे हिसार के पास पड़ता है बेटा, हरियाणा में। ठीक है, एक मीठा तल है, बनावली है। ये कहाँ पड़ते हैं? हरियाणा में। ध्यान रखना है आपने।
हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, इंद्र की, वरुण की, मातर देवी की? किसकी करते थे? कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर एक बार बोलो। वो मातर देवी, हाँ मातर देवी की पूजा करते थे, ठीक है। हमने प्रकृति देवी पढ़ा ना, तो मातर देवी, प्रकृति देवी ये एक ही है। हड़प्पा संस्कृति के पतन का कारण क्या था? लास्ट क्वेश्चन हमने किया था इसका, क्या कारण हो सकता है इसका? बाढ़, जलवायु परिवर्तन, सूखा, उपयुक्त सभी हो सकते हैं। हाँ जी बताओ बेटा, क्या है, क्या आएगा आंसर? उपयुक्त सभी आएंगे, बोला करो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भवन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? स्नानागार है, माल गोदाम है, अन्नागार है, पिरामिड है। देखो ये तीनों है, ठीक है, जो हमें खुदाई से मिले हैं। सिर्फ पिरामिड नहीं मिले हैं यहाँ से। ये पिरामिड कहाँ से मिले हैं? मिस्र की सभ्यता से। ये तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन तो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा संस्कृति के लोगों की लिपि कैसी थी? खरोष्टी थी, पाली थी, ब्राह्मी थी, या चित्रमयी थी? बताओ भाई, कैसी थी? चित्रमयी थी, हमने कई बार पढ़ा इसके बारे में, चित्रमयी थी, ये तो बाद में विकसित हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष कहाँ नहीं मिलते हैं? कहाँ नहीं मिले हैं ये बताना है। देखो पंजाब में भी मिले हैं, हरियाणा में भी मिले हैं, और राजस्थान में भी मिले हैं, क्योंकि राजस्थान में कालीबंगन, देखो जो हमने ऊपर पढ़ा 13 क्वेश्चन में, ये राजस्थान में है। तो मध्य प्रदेश में बच्चों इसके जो अवशेष हैं वो नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक विशेषता कौन सी है? दुर्ग की दीवार है, कच्ची ईंटों का प्रयोग है, नियोजित जल निकासी प्रणाली है, क्या है? इसका आएगा आपका सी, नियोजित जल प्रणाली, ठीक है। शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कौन बताएगा? शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र चहुंदड़ो था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्राचीन वस्तु कौन सी है? मनके, ठीक है। सबसे प्राचीन वस्तु कौन सी है? मनके। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से, गुजरात के पास पड़ता है लोथल, और यहाँ पर समुन्दर इसको टच करता था। लोथल जो था वहां से एक बंदरगाह थी जहाँ पे व्यापार आना जाना लोगों का होता था। निम्नलिखित में हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है। धोलावीरा भी सुन लिया नाम हमने, कालीबंगल भी सुन लिया, चमुंदड़ो भी सुन लिया, अमरावती इसका आंसर आएगा कि अमरावती नहीं है, ठीक है। ये तो तीनों इसमें है, अमरावती इसका बी आंसर आएगा। शिल्पोत्पादन से क्या अभिप्राय है? क्या होता है शिल्प उत्पादन? मन के भी बनते हैं इसमें, मोहरें भी, बाट भी, सीपियां भी, तो सभी आएगा। भारतीय पुरातत्व के जनक किसको कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। ये 1 मार्क्स में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसका जो नाम है वो बच्चों याद कर लेना, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। अनंतिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? इनके जो ऋग्वेद था वो कब से कब लिखा गया था? ये 1500 से 1000 ईस्वी के बीच में लिखा गया था। हड़प्पा वासी कहाँ से सोना प्राप्त करते थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? वो दक्षिण भारत से, कर्नाटक की साइड से, ठीक है। अभी भी कर्नाटक में सोना मिलता है। मनकों में छेद करने के लिए कहाँ से विशेष उपकरण में मंगवाए जाते थे? सभी जगह से मंगवाते थे, लोथल से भी, चमुंदड़ों से भी, और धोलावीरा से भी। फ्यांस से बने बर्तन निम्नलिखित हड़प्पा स्थल से नहीं मिले हैं। फ्यांस क्या होता है? रेत को पूरी तरह से घिस घिस कर उसको एक चिपचिपा पदार्थ उसमें डालकर वो एक सख्त पदार्थ बनाया जाता है, उसको फ्यांस बोलते हैं। इसके बने हुए बर्तन कहाँ से मिले हैं? काली बंगन से, ठीक है। और इससे बनी हुई चूड़ियां भी मिली हैं काली बंगन से। काली बंगन से काली चूड़ियां मिलने के कारण इसका नाम काली बंगन रखा गया। काली मीन्स ब्लैक और बंगन मीने बैंगल्स, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा नहीं होती थी? इंद्र की पूजा नहीं होती थी, क्योंकि हमने पढ़ा प्रकृति की भी करते थे, माता देवी की और शिव की भी करते थे। हड़प्पा लिपि कैसे लिखी जाती थी? हाँ जी बताओ, कैसे लिखते थे हड़प्पा लिपि? इसका आंसर तो आपको आना चाहिए। राइट टू लेफ्ट, हाँ वेरी गुड, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। विशाल स्नानागार निम्नलिखित स्थल के दुर्ग पर मिला है। जो बहुत वो बड़ा ग्रेट बाथ मिला है वो कहाँ से मिला है हमें?
मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा सभ्यता किस परिवेश से संबंध रखती थी? वो ग्रामीण थी, शहरी थी, अर्ध शहरी थी, कैसी थी वो? शहरी सभ्यता थी बच्चों, याद रखना है, ठीक है। वो ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, वो शहरी थी, शहर थे वो बड़े बड़े। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में है? बताओ जरा कौन सा है। हमने पढ़ा था, बनावली भी है, राखी गढ़ी भी है, मितातल भी है, ठीक है, उपयुक्त सभी है। कई बार मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, तो ध्यान रखना है इनको। निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? बताओ भाई। हड़प्पा सभ्यता को और क्या नाम देते हैं हम? सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी कब प्राप्त हुई थी? तो सबसे पहले कौन सा नगर था जो खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था, दयाराम साहनी ने खोजा था, और 1921 में। वही क्वेश्चंस हैं, वही बार बार रिपीट होते हैं, जो मैं आपको बातें एक बार बता चुकी हूँ, बार बार रिपीट हो रही है, और वो आपको बार बार जब माइंड से जाती रहेंगी ना, तो आपको वो ध्यान आती रहेंगी सारी बातें। बार 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 पढ़ने से आपको, फिर आपको इतनी एफर्ट्स करने ही नहीं पड़ेंगे। जब आप ध्यान से सुन लोगे ना लेक्चर, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी ये चीजें। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का कालखंड क्या है? कब से कब तक मानी जाती है सभ्यता? 2600 से 1900। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको जब पहली क्लास थी। हड़प्पाई काल में एक श्रमिक प्रतिदिन कितनी मिट्टी ढोता था? एक घन, ये मिट्टी यानी कि एक घन मिट्टी वो ढो लेता था। हड़प्पाई काल में बाट का आकार कैसा था बच्चों? ये भी हमने आज पढ़ा, घनाकार थे वो, है ना। R.E.M. व्हीलर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कब बने थे? पहले कनिंघम थे, उसके बाद कौन बने? व्हीलर 1944 में। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 700 कुएं बच्चों वहां से मिले हैं खुदाई से। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? ये रावी के तट पर है। जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु के तट पर है। योर लास्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पा सभ्यता में दफनाए गए शवों की दिशा क्या है? क्या दिशा है? हमने ये भी पढ़ा था। कौन सी दिशा है? उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, आपके ये क्वेश्चंस आज फिनिश हो गए हैं। आपका पूरा जो चैप्टर है बच्चे, वो आज फिनिश हो गया है, और आज अच्छी संख्या में बच्चों ने भी क्लास लगाई है। इट्स वेरी गुड। और जिन्होंने नहीं लगाई है उनके फिर मैं नेम्स आज ग्रुप में डालूंगी। जो आप जो है, अच्छी बात है, आप सबने क्लास लगाई है। ये क्वेश्चंस बच्चे आपने रिवाइज करने हैं, लिखने हैं, ठीक है। आराम से इनको लिख लेना, क्योंकि अभी हमने चैप्टर सेकंड शुरू करना है। अभी मैं उसका कोई आपको रिटर्न वर्क नहीं दूंगी, क्योंकि आपने अभी इसी चैप्टर को कंप्लीट करना है। ये आपका 9 मार्क्स का चैप्टर है, थोड़ा लेंथी है इस वजह से, और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आएंगे, तो इसे लॉन्ग लिखवाए हैं। 2 मार्क्स वाले भी आएंगे, 2 मार्क्स वाले भी, इसलिए आपको मैं बोल रही हूँ कि आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए हैं। अदरवाइज आप बुक्स उठाकर देखो तो उनमें बहुत बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, 70-70, 200-200 क्वेश्चन है। ये जो 1 मार्क्स वाले 48 करवाए ना, ये 200-200 क्वेश्चन है, 150-150 क्वेश्चन है बुक्स में। तो इंपॉर्टेंट ही बच्चों आपको मैंने कवर करवाए हैं, ठीक है। तो इनको लिख लेना है, ताकि दिक्कत ना रहे बाद में रिवीजन के टाइम पर, है ना। तो किसी को कोई क्वेरी हो किसी की, तो वो पूछ सकता है। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, मैं आपके लिए उस दिन क्लास की जगह आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट डालूंगी। ये जो टेस्ट होगा ना, मैं आपको समझा दूं एक बार, इसी ऐप में डालूंगी मैं, ठीक है। ऐप में आपको ना, जब आप ऊपर देखोगे टेस्ट लिखा हुआ है, तो आपने उसमें जाना है, वहां पे आपको टेस्ट शो हो जाएगा। उसका एक प्रॉपर टाइम होगा, आधा घंटा, पौना घंटा, जो भी मैं आपको टाइम दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपने वो टेस्ट कर देना है। आपके उसमें टेस्ट करने के बाद उसमें जब आप टेस्ट ओपन करोगे ना, तो उसमें स्क्रॉल करने के लिए जो आपका मोबाइल होगा, एरो दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे एरो लगे होंगे। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखो, इस तरह के एरो लगे होंगे, जो मैंने पेंसिल से बना रखे हैं ना, इस तरह के एरो लगे होंगे। तो उनको आपने आगे पीछे करके स्क्रॉल कर लेना है। बच्चों को समझ नहीं आता कि कैसे आगे अगली शीट पे कैसे जाएं। और नीचे उसके ऑप्शन आ रहे होंगे, उसमें से आपने ऑप्शन जो आपको लगता है वो टिक कर देना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा पिछला क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप बैक भी जा सकते हो। दोनों एरो स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे। तो बाद में आपने क्या करना है, सबमिट कर देना है टेस्ट को। सबमिट वाला जो आ रहा होगा ना, वहां पे सबमिट कर देना, आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। आपको तुरंत आपके मार्क्स शो हो जाएंगे, और आपका रिकॉर्ड मेरे पास भी आ जाएगा।
तो इसलिए मैंने आज क्लास में आपको टेस्ट के बारे में बता दिया। अगर फिर भी आपको लगे कि मेरा टेस्ट अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, मैं टाइम दूंगी काफी आपको पहले टेस्ट में करने के लिए, क्योंकि आपका फर्स्ट टेस्ट होगा। अगर आपको लगता है कि अटेम्प्ट नहीं हो रहा है तो आप तुरंत मुझे कॉल कर देना, ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ कि किसी ने कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो। और एक मैं बच्चे बार बार कह रही हूँ कि अपनी नोटबुक्स बना लो, नोटबुक्स बना लो, उसके बाद बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। मैं क्लास में ये क्वेश्चन फिर नहीं इतना टाइम होगा कि आपको दोबारा से क्वेश्चन क्लास में करवाए जाएं। समझा सकते हैं हम, लेकिन दोबारा लिखवाने का टाइम नहीं होगा। समझाना तो आपको सारे साल है, अब जब मर्जी समझो, जैसे मर्जी समझो, कॉल करके समझो, फोन पे समझो, वो अब मैं आपको हर टाइम अवेलेबल हूँ समझाने के लिए, उसमें कोई वो नहीं है। कभी भी कॉल करके कोई क्वेश्चन समझ सकते हो, बच्चे समझते हैं। मैं तो उनको ये कहती हूँ कि रात के 12 बजे भी कॉल कर दो तब भी समझाऊंगी, लेकिन आप समझने वाले बनो, काम करने वाले बनो। बस मुझे काम कंप्लीट चाहिए, मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, नहीं तो फिर आगे मुझे रिपोर्ट देनी है कि कौन बच्चा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। ठीक है, अपनी नोटबुक्स बच्चे कंप्लीट रखो, बस ये रिक्वेस्ट ही है आपके टीचर से, आपकी टीचर की आपसे, ठीक है। अभी तो प्यार से है, फिर दूसरे तरीके मुझे बहुत अच्छी तरह से आते हैं, जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको पता है मेरा। और ये भी पता है कि मैं टाइम बहुत देती हूँ काम करने के लिए। मैं ऐसे नहीं होता कि आज मैंने कहा है मैं नहीं, मुझे आज ही कॉपी चाहिए, मैं ऐसा भी नहीं करती। इनको पता है बच्चों को जो पढ़े हुए हैं मेरे से। बस एक ही काम आराम से कर लो, सेकंड चैप्टर चलेगा ना, टेस्ट होगा, अभी तो टाइम लगेगा आपको, 5-6 दिन आपके पास आराम से हैं इसको कंप्लीट करने के। फिर जो आपका सेकंड चैप्टर होगा वो 6 मार्क्स का ही है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होंगे, उसमें 4 मार्क्स के, 2 के और 1 के होंगे। शॉर्ट लिखेंगे, इतने लॉन्ग उसमें नहीं हम लिखेंगे, जितने जैसे जैसे मार्क्स के हैं वैसे ही लिखवाऊंगी। किसी ने कुछ पूछना है? सुशांत, अभिषेक, उदय, बच्चे कुछ पूछना है तो आप अपना स्पीकर ऑन करके पूछ सकते हो। मनीष, अच्छा एक बात और करनी थी, जैसे आप लोग ना कई बार क्लास में आते हो और फिर चले जाते हो, तो आपकी अटेंडेंस मेरे पास शो होती है कि आप कितना टाइम क्लास में रहे, 1% रहे, 2% रहे, वो मेरे पास सब शो होता है। हाँ जी बच्चे बोलो। जिस तरह ऐप चलावाना जी, तो ना इस कभी भी सुना ना इंटरनेट के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ पा जी। तो बेटा पता क्या है, ये ना ऐप इसमें हमने इसलिए डाउनलोड किया क्योंकि इसमें आप लोगों का रिकॉर्ड प्रॉपर ढंग से रखा जा रहा है। ये ना कल भी प्रॉब्लम थी, बारिश आ रही थी, लेकिन फिर भी मेरा नेटवर्क यहाँ से पूरा चल रहा था और बच्चों ने क्लास अटेंड की, +1 वालों ने। मुझे ये था कि शायद आज क्लास ना लगे। आ गया मैम इसमें हाँ, मेरे पास भी आ रहा था, ये तो आया था एक बार, लेकिन ये तो आ ही जाती है। एक दिन तो 4 क्लासेस थी मेरी, पूरा डाटा ही खत्म हो गया था क्लासेस में ही। हाँ, पता क्या किया करो बच्चे, आप ना थोड़ा प्लेस बदल लिया करो अपना, कहीं बाहर चले जाया करो क्लास अटेंड करने के लिए, कहीं आपके आसपास कुछ हो ऐसा जहाँ पे रेंज आती हो। अच्छा कोरोना की वजह से जाने नहीं देते हैं। ना जी, सच में वैसे भी जान दें। नहीं, बस क्लास के लिए कह रही हूँ कि या तो छत वगैरह पे देख लिया करो, आती है रेंज, ऊपर तो बैठ सकते हो, है ना, इस टाइम तो धूप नहीं होती ज्यादा। धन्यवाद मैडम जी। ओके, और एक बच्चे, कोशिश करूंगा जी। हाँ, एक बच्चे आप ना अपनी लैंग्वेज ठीक करो सारे, हिंदी में बात किया, हाँ हिंदी में बात किया करो, है ना। चलो ठीक है बच्चे, फिर है किसी ने और कुछ पूछना है पूछ लो, नहीं तो फिर कॉल कर सकते हो, मुझे कॉल कर लेना जब मर्जी कर लेना। अगर मैं वो नहीं उठाती तो ये हो सकता है कि मैं क्लास ले रही होंगी, या फिर मेरा जो मुझे बेल है वो सुनाई नहीं दी होगी, तो आप मैसेज छोड़ दिया करो, ठीक है, पर्सनल नंबर पे, उसका रिस्पॉन्स मैं जरूर दूंगी। ओके बाय बच्चों, टेक केयर।